अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले हमने पढ़ा था दो टॉपिक हमने पढ़े थे इस चैप्टर के। आई एम श्योर आप लोगों को तैयार होंगे। आज हम कुछ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि ये असल में होती क्या है। 1896 में हेनरी ब्यूकल नामी साइंटिस्ट ने इंसिडेंटली ऐसे उसने एक फ़ोटोग्राफी प्लेट रखी हुई थी और उसके पास एक साल्ट था, यानी यूरेनियम साल्ट था। उसको नहीं पता था, उसने ऐसे अचानक बाद में देखा कि जो उसने फ़ोटोग्राफी प्लेट रखी हुई थी वो प्लेट धुंधली हो रही थी, यानी उसका अक्स जो है प्लाने उसका यूरेनियम का वो उस प्लेट के ऊपर बन रहा था और वो प्लेट थोड़ा थोड़ा ऐसे धुंधली हो रही थी। तो उसने यहाँ से ये नतीजा निकाला, उसने ये ऐसे कंसेप्ट लिया, अखज़ किया कि ये जो आपके पास है उसके पास जो यूरेनियम साल्ट था, उसने यहाँ से सोचा कि ये साल्ट जो है एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये रेडिएशन इमिट कर रहा है और ये रेडिएशन जो है वो यूरेनियम वो जो उसके पास प्लेट थी उसको धुंधला भी कर सकती हैं। बाद में फिर उसने तजर्बा किया, नतीजा निकाला कि ये रेडिएशन गैस को भी आयोनाइज कर सकती हैं। ठीक है, अब टॉपिक आपके पास क्या है, वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी असल में होती क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस, के रेडिएशंस का अचानक खुद ब खुद इमिट होना, ब्रेक डाउन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, के एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड के ब्रेक डाउन की वजह से, टूटने की वजह से रेडिएशंस का इमिट होना, एमिशन होना क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट विच इमिट सच रेडिएशंस, और ऐसे एलिमेंट जो कि विच इमिट सच रेडिएशन, इस तरह की रेडिएशंस को इमिट करें, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। जो एलिमेंट्स इस तरह के रेडिएशंस को इमिट करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर तजर्बात किए थे और फिर सोचा, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ यूरेनियम ही नहीं और भी बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट दिया था वो दो साइंसदान थे, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये दो साइंटिस्ट थे, ये हस्बैंड वाइफ थे। मैरी वाइफ थी और पेरी हस्बैंड था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये दो ऐसे एलिमेंट ईजाद किए थे, दरियाफ्त किए थे जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी उसमें से हो रही थी, इमिट्स हो रहे थे, रेडिएशंस इमिट हो रही थी। और वो उन दोनों को नाम दिया था, पोलोनियम का और रेडियम का नाम दिया था, पोलोनियम एंड रेडियम। ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि रेडियो एक्टिव थे, यानी कि इनमें से रेडिएशंस खुद ब खुद इमिट हो रही थी। और ये किसने दिया था, जो मेन कंसेप्ट दिया था ख़ास तौर पे इन दो साइंसदानों का काम है, जो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी थे। इन्होंने दो ऐसे एलिमेंट ईजाद किए थे जो कि खुद ब खुद रेडियो एक्टिव हो रहे थे, रेडिएशन उनमें से इमिट होती रहती थी। अब रेडिएशन इसमें इमिट होती है, ये तीन तरह के जाके फिर अज्जा में तकसीम हो जाती थी कि ये जो रेज़ आ रही होती हैं ये असल में कैसे जा रही होती हैं। कि एक रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक तरीका देखा कि उसने सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स। साइंसदान रेडियो एक्टिव सोर्स को लेके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्होंने इस सोर्स को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब इस सोर्स में से, रेडियो एक्टिव सोर्स है ये, इस सोर्स में से 3 तरह के जो रेज थे वो इमिट आउट हो रहे थे। कुछ रेज जो हैं वो बाईं जानब जा रहे थे और कुछ रेज दाईं जानब जा रहे थे। जो बाईं जानब जा रहे थे वो अल्फ़ा रेज कहला रहे, उनको अल्फ़ा रेज का नाम देते हैं। और जो दाईं जानब रेज जा रहे थे उनको बीटा। और कुछ रेज ऐसी थी जो स्ट्रेट रेज जा रहे थे, ना तो लेफ़्ट जा रहे थे ना राइट जा रहे थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। अब स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं, इनको गैमा रेज का नाम दिया हुआ है। अब स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं, इसका पहला तो ये मतलब है क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सोर्स रखा हुआ है। तो अगर स्ट्रेट जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन रेज, कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होती हैं। और वो कौन सी थी, वो गैमा रेज थी। और 3 तरह की फिर ये रेज को बाद में डिस्कवर्स किया गया था। ये आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट था और ये शॉर्ट सवाल भी और MCQs में भी पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद आगे एक आपके पास है बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, यानी ऐसी रेडिएशंस जो कि
ख़ुद ब खुद आएँ, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पे पाए जाएँ, तो उन रेडिएशन को बैकग्राउंड रेडिएशन का नाम दिया जाता है। इस तरह की रेडिएशन के कुछ ऐसी रेडिएशन भी होती हैं। एक शॉर्ट सवाल आता है कि कॉस्मिक रेडिएशन कौन सी होती हैं। कॉस्मिक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि खिला से आते हैं, यानी कि स्टार्स से जो रेडिएशंस आती हैं उनको कॉस्मिक रेज़ का नाम दिया जाता है। और ये जो रेज़ हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, या कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जाके जब ये कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये इनको सेकेंडरी रेडिएशन का नाम दिया जाता है। और उनमें कौन कौन से रेडिएशन शामिल हैं, जैसे कि होगी एक्सरेज हो जाएगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और भी बहुत से हैं, लेकिन ये उनकी एग्जांपल्स हैं, कॉस्मिक रेज़ की एग्जांपल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आज के हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, इनको तैयार कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।